Hello students and welcome back to our YouTube channel of toppercbse.com. Today we are going to start our lecture number 11. In this lecture we will study about the torque acting on the electric dipole and what is the condition for minimum and maximum torque on the electric dipole. We will also find out the stable and unstable equilibrium condition for the electric dipole and potential energy stored in the dipole when it is placed in electric field. और हमेशा की तरह हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा टॉपिक को पढ़ा जा सकता है जो हमारे लिए किसी न किसी कंपटीशन में बिल्कुल हेल्पफुल होगा, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो आज हम पढ़ेंगे अपना कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 16 ऑफ द सीरीज। तो हमेशा की तरह हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं क्विक माइंड मैप। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का क्विक माइंड मैप है जिसमें पूरे सिलेबस के अंदर ये सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इनमें से काफ़ी टॉपिक हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। आज हम पहुंच चुके हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, जिसे हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड भी देखेंगे कि डायपोल के अंदर किस तरह से निकाली जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम है टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। ये देखिए, ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल आपको पता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विद सम डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये देखिए, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा कुछ इस तरह से। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई किया जाएगा, जिसकी स्ट्रेंथ हमने ई मानी है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस फील्ड और ये जो है ये नेगेटिव चार्ज है इस फील्ड का। अब पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पे रिपल्सन लगेगी और नेगेटिव पे क्या लगेगी, अट्रैक्शन, कुछ इस तरह से। ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये देखिए ध्यान से, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल एक जैसा है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो टॉर्क है ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा और इसी रोटेट करने के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, जिसको मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे। जब ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस डायपोल पे लगेगी तो ये डायपोल रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये देखा आपने, डायपोल रोटेट करने लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इस रोटेट करने वाले फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, रोटेट करवाने वाले फैक्टर को हम बोलते हैं टॉर्क। तो इस टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, आपने पढ़ा है कि जो टॉर्क होता है, किसी भी रोटेटिंग बॉडी पे जो टॉर्क लगता है वो लगता है इन दोनों में से किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि आइदर फोर्स उसकी मल्टीप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये जो फोर्सेस लग रही है इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि ये किस लाइन के अलोंग लगने लग रही है। तो ये देखो, ये जो फोर्स है, ऊपर वाली फोर्स जो प्लस की हुई है वो इस लाइन के अलोंग लगने लग रही है। ये नेगेटिव की हुई जो फोर्स है वो कुछ इस लाइन के अलोंग लगने लग रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि इन दोनों लाइंस के बीच में कम से कम गैप, इस इन लाइंस को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, इन दोनों के बीच में कम से कम गैप कितना बनेगा, ये वाला बनेगा। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। अब आप देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। अगर इस डायपोल की लेंथ को हम 2a लेके चलते हैं और ये वाला जो एंगल जो है डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा लेके चलते हैं, तो आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा हम देखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2a साइन थीटा। तो इस तरह से आपने इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू को पुट किया। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, अपने मैग्नीट्यूड लिया आपने QE और मल्टीप्लाई किससे किया आपने, 2a साइन थीटा से। अब हम क्या करते हैं, Q इंटू 2a को एक साथ ले लेते हैं, Q इंटू 2a ई साइन थीटा। Q इंटू 2a को हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा है डायपोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, स्मॉल p ई साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या वैल्यू होती है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ P एंड डायरेक्शन ऑफ E।
इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल स्ट्रेंथ, डायपोल मोमेंट की बीच में जो एंगल है वो थीटा है यहाँ पर। अब ये देखिए टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिएगी। तो देखो डायरेक्शन कुछ किस तरह से निकालते हैं, तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, P क्रॉस E। टॉर्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले आपने किसको लेना है, आपने लेना है डायपोल मोमेंट को, बाद में लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसकी डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो आपने पढ़ा है इसके लिए जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसमें हम वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो देखिए ये जो थीटा है, इस थीटा की डायरेक्शन ली जाती है, किस तरह ली जाती है, वेक्टर प्रोडक्ट में पहले जो वेक्टर है उससे दूसरे की तरफ। तो पहले वेक्टर कौन सा, P से E की तरफ, तो थीटा की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। और इसकी डायरेक्शन पता लगने के बाद ही हम टॉर्क की डायरेक्शन को चेक करते हैं। वो किस तरह से चेक करते हैं वो आपको बताया मैंने राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को आपने थीटा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो आप ये देखोगे जो आपका थंब होगा वो प्लेन के इनवर्ड साइड में लगेगा। तो इनवर्ड साइड में जो वेक्टर लगता है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले केस में जो टॉर्क की जो डायरेक्शन लगेगी वो कुछ इस तरह से लगेगी, क्रॉस। क्रॉस का मीनिंग क्या है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट्स डायरेक्शन इज इनवर्ड टू द प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ 90 डिग्री पे। तो इस तरह से आपने टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड आउट किया इन दी वेक्टर फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये देखिए टॉर्क की जो वैल्यू है P और E के हटकर थीटा पे भी डिपेंड करती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग थीटा के लिए टॉर्क की वैल्यू भी अलग अलग होगी। कुछ किस तरह से देखना है, ये देखिए हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में मैक्सिमम टॉर्क कैसे लगेगा, तो आपने देखो टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था जस्ट अभी, क्या था, PE इंटू साइन थीटा। अब ये देखिए इस डायग्राम के अंदर इस डायपोल को कुछ हमने वर्टिकली अलाइन किया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगने लग रहा है वो अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके अंदर जो P की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो एंगल बना है P और E के बीच में 90 डिग्री बन चुका है। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू आप पुट करते हो 90, तो आपको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है जो कि मैक्सिमम होती है साइन के लिए। तो इसलिए टॉर्क की जो वैल्यू आएगी इस केस में इट विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, PE साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू अपनी आ जाती है P इंटू E। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। और ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम टॉर्क लगेगा तो डायपोल रोटेट करेगा और थोड़ा फास्टली रोटेट करेगा, कुछ इस तरह से। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। अभी आपने देखा था थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ली थी। अब हम देखते हैं मिनिमम टॉर्क किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं टॉर्क का फॉर्मूला दोबारा से। टॉर्क इज इक्वल टू आपने पढ़ा PE साइन थीटा। तो देखो टॉर्क की वैल्यू को जीरो करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आ चुके हैं। एक तो ऑप्शन ये आ चुका है कि आप लो एंगल थीटा 0 डिग्री, या फिर आप एंगल लीजिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों ही केस में साइन 0 डिग्री बनेगा तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी, साइन 180 डिग्री बनेगा तब भी टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ टॉर्क जो मिनिमम बनेगा उसकी वैल्यू 0 बनेगी इन बोथ केसेस। बट टॉर्क मिनिमम के साथ में अपने पास एक इक्विलिब्रियम कंडीशन भी आती है। वो किस तरह से आती है उसको चेक करते हैं। देखिए ये आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल और इसके ऊपर अप्लाई किया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव पार्ट होता है जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, और ये जहाँ पर लाइन जाने लग रही है जिस तरफ, वहाँ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव साइड। अब आप ये देखिए पॉजिटिव के पास नेगेटिव है, इस पॉजिटिव के पास ये वाला नेगेटिव है। इट मीन अपना जो डायपोल है वो स्टेबल है। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर इस डायपोल को हम इस जगह से रोटेट भी करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसको हम रोटेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया और इसको छोड़ दिया। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद में ये अपनी जगह पे ओसिलेट करके वापस मैक्सिमम अट्रैक्शन की वजह से स्टेबल होना चाहेगा पहले वाली कंडीशन के अंदर, ताकि
प्लस और माइनस के बीच में मिनिमम गैप आ जाए। तो इस तरह से ये वापस स्टेबल हो जाता है पहले वाली कंडीशन में। तो हमने क्या देखा कि इसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस किया, इसको थोड़ा सा आपने रोटेट किया, एंगुलरली रोटेट किया आपने, तब भी आपने क्या देखा कि वापस ओसिलेट करके उसी जगह पे आना चाहता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपने क्या देखा कि जब थीटा की वैल्यू 0 होती है उस केस में जो टॉर्क मिनिमम होता है और इक्विलिब्रियम जो बनता है वो स्टेबल बनता है। टॉर्क की वैल्यू यहाँ 0 कैसे है, क्योंकि देखिए ये माइनस चार्ज है, ये कौन सा है, प्लस चार्ज। आपने देखा पी की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से ली जाती है, फ्रॉम माइनस टू प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको नजर आ रहा है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में जो थीटा बना है वो कितना बना हुआ है, यहाँ पर 0 डिग्री बना हुआ है। अब हम देखते हैं सेकंड केस, मिनिमम टॉर्क लेते हैं और कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। मिनिमम टॉर्क के लिए दूसरा एंगल जो अपने पास है वो है 180 डिग्री, यानी कि हमें ये जो P है, P और E को अपोजिट करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से, ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो पहले वाली कंडीशन में है। इसको आपने क्या करना है, इस तरह से रखना है ताकि P और E के बीच में 180 डिग्री एंगल बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से। इस तरह से रोटेट करने के बाद में देखिए जो P है, P किस तरफ आ जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरफ पॉइंट करेगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका देखो किस तरफ है, राइट हैंड साइड में। तो ये P और E के बीच में यहाँ जो एंगल बना है वो कितना बना है, 180 डिग्री। ऐसे केस को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि ये जो डाइपोल है ये यहाँ पर अपने आप को मतलब इजी फील नहीं करवा रहा है। इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस और चार्ज का प्लस दोनों के बीच में हाईली रिपल्सन है। इसी तरह यहाँ भी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस और चार्ज का माइनस दोनों नज़दीक होने की वजह से यहाँ भी क्या है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन लगने लग रही है। इसलिए अगर इसको थोड़ा सा भी हम क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, यानी कि इस डाइपोल को थोड़ा सा भी इस तरह रोटेट कर देंगे, तो ये पूरी तरह से रोटेट करके इस वाली कंडीशन में आ जाएगा ताकि इसके ऊपर टॉर्क मिनिमम रहे और इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात यही है, इसीलिए तो इसको बोला गया है अनस्टेबल, यानी कि ये जो है ये स्टेबल नहीं रहता, ये वापस चेंज हो जाता है टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। कुछ इस तरह से देखो, इसको रोटेट किया, थोड़ा सा रोटेट करते ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अट्रैक्शन की वजह से कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ देखा आपने टॉर्क की वैल्यू यहाँ भी कितनी आई है, पी ई साइन 180 डिग्री, यानी कि टॉर्क की वैल्यू 0 है। बट जो इक्विलिब्रियम यहाँ बना है वो कैसा बना है, वो बना है अनस्टेबल। तो इस तरह से मिनिमम टॉर्क के लिए दो कंडीशन आती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे ही इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है। और वो क्यों रोटेट करता है इसको, वो हमने जस्ट अभी देखा था। ये फोर्सेस की वैल्यू है, इन दोनों चार्जेस पे लगने लग रही है। अब मान लेते हैं इस डाइपोल को जब इसका एंगल थीटा है, इसका जो एंगल फिलहाल एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल लिया गया है, इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर देते हैं इस तरह से, इसको हल्का सा रोटेट किया आपने। तो पहले जो एंगल इसका था वो कितना था, थीटा, और इसको थोड़ा सा हमने रोटेट किया बाय स्मॉल एंगल डी थीटा से। तो इसको डी थीटा से रोटेट करने के बाद में, रोटेट करने की वजह से जो हमें वर्क करना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन to rotate the dipole by small angle d थीटा। कैसे निकालेंगे वर्क होता है डी डब्ल्यू। देखो यहाँ जो केस आपका रोटेशनल मोशन का है, ट्रांसलेटरी मोशन में आपने देखा था वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ फोर्स की जगह कौन
रोल प्ले करता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ लेके चलते हैं एंगल की फॉर्म में, जो कितनी है यहाँ पर डी थीटा। तो आपने टॉर्क की वैल्यू पुट की पी ई साइन थीटा, और ये एंगल कितना रोटेट किया आपने बाय डी थीटा। अब ये देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन टू रोटेट द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा। अब अगर इस डाइपोल को हम रोटेट करते हैं फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, इसको थीटा 1 से थीटा 2 एंगल से रोटेट करते हैं, तो उस केस में नेट जो वर्क डन आएगा, यानी कि टोटल जो वर्क डन आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन किया, और आपने पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा का भी इंटीग्रेशन किया फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। अब ये देखिए, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू बन जाएगा, पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, लिमिट कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 along the direction of electric field। अब ये देखो, अब हम केस लेते हैं स्पेशल केस, यहाँ कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो आपका डाइपोल था थीटा 1 वो था 90 डिग्री, और इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा पे। तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसे यू से रिप्रेजेंट किया हमने, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2, थीटा 2 कितना है थीटा, माइनस कोस थीटा 1, यानी कि स्टार्टिंग में था 90 डिग्री पे, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा। अब आप देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से क्या देखा आपने कि जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी U इज इक्वल टू आएगा, उसको हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, क्योंकि देखो P आपका क्या है वेक्टर, E भी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। तो आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर की, A डॉट बी कोस थीटा। तो और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपना जो नई क्वांटिटी आती है वो हमेशा स्केलर होती है, जो कि अपना वर्क है। हम समझते हैं कि वर्क स्केलर होता है, पता है हमें। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है माइनस पी डॉट ई। ये क्या केस था आपका, जब आपने थीटा 90 डिग्री लिया थीटा 1, यानी कि स्टार्टिंग में वर्टिकली था ये, और इसको थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया कुछ इस तरह से। देखिए ये डाइपोल कुछ इस तरह से था पहले, ये स्टार्टिंग में एंगल कितना था 90 डिग्री, ये देखो स्टार्टिंग में एंगल कितना अपने लग रहा है 90 डिग्री, और इसको रोटेट कर दिया, और कितने एंगल पे आके रुक गया ये रुक गया अपना एंगल थीटा पे आकर। इसी तरह से देखो, अगर हम अपोजिट लेके चलते, कैसे, इस वाले केस में तो आपका डाइपोल इस तरह से रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज। अगर आपका डाइपोल रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज, उस केस में थीटा मैं मान लेता हूं, यानी कि थीटा 1 मान लेता हूं, थीटा कुछ एंगल पे था, और उसको फाइनली रोटेट करके वर्टिकली अलाइन कर दिया, यानी कि पहले एंगल थीटा पे था, फिर उसको रोटेट करके अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसको वर्टिकली यानी कि वर्टिकली 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन कर दिया। उस केस में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी जो u की वैल्यू आएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी। आप इसकी लिमिट पुट करके देखो, यहाँ अपोजिट हो जाएगी, तो उस केस में वैल्यू आएगी p डॉट ई पॉजिटिव में। तो देखो दोनों केसेस में आपको क्या नज़र आने लग रहा है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है पॉजिटिव है, तो सही मायने में इस केस में एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना था, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में एनर्जी स्टोर कब होगी, जब हम
डाइपोल को रोटेट करेंगे अगेंस्ट द फील्ड, यानी कि अगर आपका फील्ड राइट हैंड साइड में है तो आपने डाइपोल को रोटेट करना है इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस केस में हम जो वर्क करेंगे वो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही इसको रिलीज करेंगे वही एनर्जी वापस रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए यहाँ पर जो केस आया आपका पोटेंशियल एनर्जी का वो आया है नेगेटिव, यानी कि एनर्जी रिलीज होने लग रही है, और इस वाले केस में एनर्जी स्टोर होने लग रही है। तो ये आपका था एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना। आइए अब हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 16। ये अपने सिलेबस का 16वां कॉन्सेप्ट बूस्टर है और इस लेक्चर का पहला बूस्टर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ हटकर। तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जब ये डाइपोल ओसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसकी ओसिलेशन का टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए, आपने क्या देखा था कि जब डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में अगर डाइपोल को हम डिस्प्लेस करना चाहें स्टेबल इक्विलिब्रियम से तो ये ओसिलेट करके वापस अपने स्टार्टिंग की कंडीशन में आने की कोशिश करता है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ, इसको डिस्प्लेस किया आपने, फिर ये नीचे की तरफ आने लग रहा है, फिर नीचे आने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ जाने लग रहा है। तो इस तरह से ये लगातार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ओसिलेट करता हुआ अपनी इनिशियल कंडीशन में आके रुक जाएगा। तो इस तरह से जब ये ओसिलेट करता है तो एक ओसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो ये देखिए, आपने क्या देखा कि जब ये डाइपोल नीचे की तरफ जाता है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगता है, बट नीचे जाने के बाद में वापस ऊपर की तरफ जब ऑसिलेट करता है यानी कि ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज आने की कोशिश करता है, तो अगर ये जो टॉर्क है ये अप्लाइड टॉर्क है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है वो ये वाला है जो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर एक नया टॉर्क स्टोर हो जाता है जो इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ये जो टॉर्क बना है जो इसको वापस अपने पहली कंडीशन में लाना चाहता है, बट जब ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट लगते जाएंगे तो धीरे धीरे इन दोनों की वैल्यू कम होती जाएगी और लास्ट में आके ये टॉर्क जीरो हो जाता है नेट टॉर्क, और अपना जो डाइपोल है वापस पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। तो आपने पढ़ा है कि टॉर्क के अगेंस्ट काम करता है रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क की जो वैल्यू है उसको मैं RES लिख देता हूँ, रिस्टोरिंग टॉर्क REST। रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू हम क्या लेंगे, जो ये मेन टॉर्क है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अप्लाई हो रहा है उसके अपोजिट है, यानी कि -PE sin थीटा। जो हमने इसको स्टार्टिंग में ओसिलेट किया था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था, तो ये थीटा की वैल्यू कम मान के चली थी, और अगर हम थीटा की वैल्यू को कम लेके चलते हैं उस केस में आपको ये पता है कि जो साइन थीटा जो है स्मॉल एंगल के लिए नियरली इक्वल टू हम थीटा लेके चलते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी टॉर्क की, रिस्टोरिंग टॉर्क की, वो आ जाएगी -PE थीटा। तो ये है रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू। अब ये देखिए, आपने क्या पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, लीनियर मोशन के अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर, उसमें हम क्या देखते हैं कि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है m×a। अब यहाँ फोर्स की जगह आप क्या यूज करने लग रहे हो, टॉर्क यूज कर रहे हो, और आपको पता है जो मास होता है मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलते हैं, और एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लेके चलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसी तरह से एक बात और साथ ही साथ हम नोट कर लेते हैं, एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं कि जो एक्सीलरेशन होता है लीनियर केस में उसको हम ये लिखते हैं ω²x, x इज द डिस्प्लेसमेंट। इसी को अगर हम रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करते हैं तो लीनियर एक्सीलरेशन की जगह आ जाता है एंगुलर एक्सीलरेशन -ω², और x की जगह यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट उसकी जगह हम क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तो आप ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इस मामले के अंदर यूज करने वाले हैं। तो आपने क्या किया, आपने इस टॉर्क की वैल्यू पुट की आपने I×α। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I∝ इज इक्वल टू -PE थीटा। ठीक है, और इस तरह से आपने फिर ये जो अल्फा है, ये वाला जो अल्फा है, अल्फा की जगह क्या पुट किया, -ω² थीटा। तो यहाँ पुट करेंगे, ये अल्फा जो है इसकी जगह आपने पुट किया -ω² थीटा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, I -ω² थीटा इज इक्वल टू -PE थीटा।
तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या देखा कि ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आने लग रही है वो आ रही है पी ई डिवाइडेड बाय आई। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगा अपना रूट ऑफ पी ई डिवाइड बाई आई, आई मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बट आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है टाइम पीरियड। तो ओमेगा जो होता है, ओमेगा आप जानते हो, ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा की जगह पुट कर सकते हैं 2 बाई टी। तो इसी फॉर्मूले का आपने यूज़ किया, तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट किया आपने, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अपना आ जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज़ किया आपने, तो ओमेगा की जगह पुट किया आपने 2 टी, ये आ चुका है अपना पी ई स्मॉल पी ई बाय आई। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल टू आ गया अपना 2 आई बाय पी ई। इसको टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि टी का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से बनेगा, टी इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय पी इंटू ई। तो ये था आपका लेक्चर, जिसमें आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल किस तरह से बिहेव करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उससे रिलेटेड हमने जो भी टॉपिक पढ़े वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हमने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जो अपने एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट न हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 12 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।